ओके पीपल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हो सब तुम लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। और मैं बता दूं, मैं भी बिल्कुल बिंदास हूँ। ओके, लास्ट क्लास मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू किया था, याद है? हाँ सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? आज मैं तुम्हें पूछूंगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, तुम जवाब दोगे। बोलो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन टू फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, फिर हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्कशन किए थे। आज हम S2 डिस्कशन करेंगे। चलो, S2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। पहले एक चीज समझो, इसको कॉपी मत करो, अभी समझने के लिए कोशिश करो। मान लो मैंने बोला कि चलो ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाओगे? सर, टू ओपनिंग स्टॉक, हाँ, टू परचेज, हाँ, बाय सेल्स, हाँ, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हाँ, बाय क्लोजिंग स्टॉक, फिर टू ग्रॉस प्रॉफिट। लिखो मत, कितना बार लिखोगे? दिमाग में सेट करो कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट, चलो लॉस नहीं होगा। S2 का बहुत इंफ्लुएंस है ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर। अगर S2 आपको पता नहीं है तो तुम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना सकते हो। क्या हुआ? सर, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि अगर S2 तुम नहीं पढ़ोगे तो ट्रेडिंग अकाउंट तुम नहीं बना सकते हो। सर, मुझे तो ट्रेडिंग अकाउंट आता है। बेटा देखो, क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है, परचेज का अमाउंट दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का अमाउंट दिया हुआ है, सेल्स का अमाउंट दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है। बेटा, कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट बना सकता है जो इस फॉर्मेट को याद रखेगा। एक आर्ट्स बच्चा, साइंस बच्चा, इवन इफ जो स्कूल तक भी नहीं गया है, अगर उसको मैं ये फॉर्मेट सिखा दूं, वो भी ट्रेडिंग अकाउंट बना देगा। तो फिर क्या? तो हाँ, आप समझो, मान लो कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं है। सर, हम नील ले लेंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं है तो हम नील लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। तब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होगा। सर, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होगा। बेटा, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन नहीं होता है। इस साल क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू अगले साल का ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू बन जाता है। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होगा। जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होगा, जब तक क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन नहीं होगा तब तक ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बन पाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन के लिए हम रूल लगाएंगे AS2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, क्योंकि स्टॉक हमारे लिए इन्वेंटरी, स्टॉक का दूसरा नाम होता है इन्वेंटरी। अब बोलो, हाँ, ये ट्रेडिंग अकाउंट का हर एक आइटम के लिए एक एक स्टैंडर्ड है। अगर उस आइटम का वैल्यू नहीं देगा क्वेश्चन में तो वो स्टैंडर्ड का रूल्स लगेगा। पहले वो आइटम का वैल्यूएशन होगा, फिर उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। ये होता है खासियत किसका? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। सर,
कभी कभी सेल्स का वैल्यू मिसिंग हो सकता है क्या बेटा? हाँ, सेल्स का वैल्यू भी मिसिंग हो सकता है। अगर सेल्स का वैल्यू मिसिंग हो गया तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 लगाएंगे, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो AS9 के हिसाब से हम सेल्स का वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। सर कितना अच्छा था वो दिन, जिस दिन हमें ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू दे देता था क्वेश्चन, परचेज का वैल्यू दे देता था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का वैल्यू दे देता था, सेल्स का वैल्यू दे देता था, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दे देता था, फिर बोल रहा था कि चलो ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। बड़ा वो बचपन का दिन था, आज वो बचपन का दिन नहीं है। आज तुम जवान हो चुके हो तो वैल्यूएशन करोगे, ठीक है। चलो, ये इंटरमीडिएट या फाइनल लेवल में वैल्यूएशन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट। ओके सर, सिखाइए कैसे वैल्यूएशन होगा इन्वेंटरी। आज हम इन्वेंटरी का वैल्यूएशन करने के लिए पूरी तरह से तैयारी हो। चलो कोई बात नहीं, सिखाने के लिए मैं भी तैयार हूं। ओके, चलो सबसे पहले इन्वेंटरी का डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी। अगर एक चीज इन्वेंटरी के डेफिनेशन में नहीं आएगा तो उसके लिए AS2 नहीं लगेगा, क्योंकि AS2 का नाम होता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। तो इन्वेंटरी का वैल्यूएशन AS2 के हिसाब से होगा, लेकिन फिक्स एसेट का वैल्यूएशन AS2 के हिसाब से नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट बनता है कि इन्वेंटरी का डेफिनेशन समझना, ठीक है। सर इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है बेटा? इन्वेंटरी का मतलब स्टॉक ही होता है। हाँ सर, स्टॉक तो हमें पता है, रॉ मटेरियल स्टॉक, WIP स्टॉक, फिनिश गुड स्टॉक। हाँ, जो तुम्हें पता है वह 100% करेक्ट है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि व्हाट इज स्टॉक, क्या तुम लिखोगे स्टॉक का मतलब रॉ मटेरियल स्टॉक, WIP स्टॉक, फिनिश गुड स्टॉक? हाँ सर, हम वही लिखेंगे। मार्क तो नहीं मिलेगा। हाँ, 1 मार्क का होगा तो मिल जाएगा, लेकिन 6 मार्क तो नहीं मिलेगा। अच्छा, अब देखो स्टॉक का मतलब क्या होता है बेटा? मैं यही मानता हूं कि स्टॉक का मतलब ओपनिंग सॉरी रॉ मटेरियल स्टॉक, WIP स्टॉक, फिनिश गुड स्टॉक होता है। फिर भी उसका डेफिनेशन हम समझेंगे। देखो, इन्वेंटरीज आर एसेट्स। डेफिनेटली स्टॉक एसेट होता है, नहीं तो बैलेंस शीट का एसेट साइड में क्यों आता है? स्टॉक एसेट होता है। इन्वेंटरी आर एसेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जिसको रखा गया है सेल करने के लिए, सेल करने के लिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। पहले डेफिनेशन को रीड करते हैं, फिर उसके बाद में समझाऊंगा। बोलो, मैंने बोला इन्वेंटरी आर एसेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर सेल, क्या ये करेक्ट? नो, इन्वेंटरीज आर एसेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब जो जनरली, मान लो देखो मेरा प्रोफेशन क्या है? कोचिंग। अभी भी मेरे पास बहुत पेनड्राइव क्लास ऑलरेडी प्री लोडेड। देखो, तुम लोग अकाउंटिंग क्लास खरीदते हो ना? हाँ, ये सारे पेनड्राइव 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा, बहुत सारे पेनड्राइव, इसमें ऑलरेडी अकाउंटिंग क्लास लोडेड। इसको मैंने क्यों रखा हूं बोलो? सेल करने के लिए। अगर कल एक स्टूडेंट मुझे बोलेगा कि सर मुझे अकाउंटिंग का पेनड्राइव क्लास चाहिए, तो मैं दे दूंगा। हाँ, मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाता हूँ, ठीक है।
हाँ, बच्चे लोग का हेल्प के लिए मैं पढ़ाता हूँ, बहुत सस्ते में भी पढ़ाता हूँ। तुम कंपेयर करो मेरे पेन ड्राइव क्लास और दूसरे टीचर का पेन ड्राइव क्लास का प्राइस डिफरेंस, क्वालिटी डिफरेंस। मुझे तो नहीं लगता है कि क्वालिटी कम है, मुझे ही लगता है कि क्वालिटी जितना दरकार जरूरत है उससे ज़्यादा। चलो कोई बात नहीं, खुद को तो सब तारीफ करेंगे, मैं भी खुद को तारीफ कर रहा हूँ। चलो मेन मुद्दे पर आइए। मेरा ऑर्डिनरी, मान लो कि मेरा बिजनेस पेन ड्राइव क्लास बेचना, मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? पेन ड्राइव क्लास बेचना। अभी मेरे पास कुछ पेन ड्राइव क्लास है बेचने के लिए, वो मेरे लिए स्टॉक होगा। क्यों? क्योंकि इट इज हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इट इज हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ओके चलो देखो, मेरे पास पुराना माइक मशीन है। सर क्यों? पहले फेस टू फेस बैच हो रहा था, ठीक है, अभी हम लोग पेन ड्राइव बैच को मूव कर चुके हैं। तो फेस टू फेस बैच के लिए एक प्रोजेक्टर का जरूरत था, माइक मशीन का जरूरत था, बॉक्स का जरूरत था, माइक्रोफोन का जरूरत था। हाँ, लेकिन अभी वो यूज नहीं हो रहा है। तो मैंने ये माइक मशीन को रखा हूं, अगर मुझे कोई बायर मिल जाएगा तो मैं बेच दूंगा। क्या वो मेरे लिए इन्वेंटरी होगा? तुम बोलो हाँ सर, आप तो रखे हैं सेल करने के लिए। बेटा, जिसको तुम रखोगे सेल करने के लिए वो तुम्हारे लिए इन्वेंटरी नहीं, जिसको तुम रखे हो सेल करने के लिए इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वो तुम्हारे लिए इन्वेंटरी। अब बोलो, क्या मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या माइक मशीन बेचना? नहीं। तो माइक मशीन मैं रखा हूं सेल करने के लिए, लेकिन ये मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। तो इसीलिए माइक मशीन जो मैं रखा हूं वो मेरे लिए स्टॉक नहीं होगा या इन्वेंटरी नहीं होगा, वो मेरे लिए एसेट होगा, फिक्स्ड एसेट होगा। हाँ चलो, मान लो एक डीलर जो आहूजा माइक मशीन का ट्रेड कर रहा है, मतलब खरीद के बेच रहा है, ईयर एंड में उसके शोरूम में कुछ माइक मशीन डेफिनेटली होगा, वो उस लिए स्टॉक हो जाएगा, क्योंकि he held that items for sale in ordinary course of business। बोलो, मेरे पास कुछ मेडिसिन है जिसको मैं बेचूंगा, लेकिन मेरा मेडिसिन बिजनेस नहीं है, ये मेरे लिए स्टॉक नहीं होगा। मेरे पास कुछ मेडिसिन स्टॉक पड़ा हुआ है, मैं उसको बेचने वाला हूं, मतलब बेचने के लिए रखा हूं, मेरा बिजनेस ही मेडिसिन बिजनेस, तो वो मेरे लिए स्टॉक होगा। बोलो पॉइंट है क्लियर ना? किसी को कोई दिक्कत है? यस सर क्लियर। फिर रीड करो, इन्वेंटरीज आर एसेट्स व्हिच इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल। हाँ, जो अभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में है, काल वो सेल होगा। मतलब देखो बेटा, ये जो पेन ड्राइव, मैं अकाउंटिंग क्लास ऑलरेडी लोड हो चुका है, ठीक है, ये इसको बनाने के लिए मुझे कहीं टाइम से लगता है, मान लो 2 महीना लगता है। क्लास रिकॉर्ड होगा, फिर फेज वाइज पेन ड्राइव में कॉपी होगा। अभी भी मेरे पास कुछ पेन ड्राइव है जिसमें पूरा सिलेबस स्टोर नहीं हुआ है, 75% क्लास ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, 75% ऑलरेडी लोड हो चुका है। कल या परसों 100% हो जाएगा, वो सेल हो जाएगा। लेकिन आज जो पेन ड्राइव उसको मैं रखा हूं सेल करने के लिए नहीं, जब कंप्लीट होगा तब सेल करूंगा। इसका मतलब वो मेरे लिए वर्क इन प्रोग्रेस, वो मेरे लिए वर्क इन प्रोग्रेस। पॉइंट नंबर ए में फिनिश गुड्स आएगा। बहुत सिंपली अगर बात करेंगे, क्योंकि जो फिनिश गुड्स
वो शोरूम में रखा जाएगा सेल के लिए। जो WIP वो इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, कल वो फिनिश गुड्स बनेगा, कल वो सेल होगा। तो पॉइंट नंबर बी में WIP स्टॉक आता है। फिर इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल, अभी भी मेरे पास कुछ खाली पेन ड्राइव है, खाली पेन ड्राइव मेरे पेन ड्राइव क्लास का मटेरियल होता है, तो मटेरियल भी हमारे लिए स्टॉक इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम, जो कंज्यूम होगा, ये बेचा नहीं जाएगा, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इन द रेंडरिंग सर्विस। अगर सिंपली हम बात करें तो इन्वेंटरी का मतलब स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ WIP, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोला यस सर, नो? यस सर। चलो एक काम करते हैं, आया तो कॉस्ट ऑफ परचेज हम कहाँ लिखेंगे? ओके, लिखने के लिए तो स्पेस नहीं है, मैं इसी पॉइंट को लिखाना चाहता था, लेकिन ये तो ऑलरेडी मैट में है, सबके पास मैट तो डेफिनेटली होगा, नहीं तो तुम्हारा स्टडी मैट होगा, तुम कॉपी में लिख सकते हो। बड़ा येस टू नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस। क्यों? हाँ, मैं कुछ सिचुएशन डिस्कशन करूंगा जो इन्वेंटरी के डेफिनेशन में आएगा, पक्का आएगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं आएगा, वो इन्वेंटरी के डेफिनेशन में आएगा, लेकिन इंटेंशनली उसको AS2 से बाहर कर दिया, तो इसीलिए स्पेसिफिकली AS2 बोला कि मैं ये सब जगह में नहीं लगूंगा। ठीक है, देखो सर, पहले वो सिचुएशन डिस्कशन कीजिए, पहले हमें देखना होगा कि क्या वो AS2 में आएगा या नहीं आएगा। मान लो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है, उसके पास कुछ फ्लैट्स या बिल्डिंग ऑलरेडी फिनिश्ड पड़ा हुआ है, कस्टमर मिलेगा तो वो बेच देगा। बोलो, ये कंपनी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? बिल्डिंग बेचना। ये बिल्डिंग कंपनी रखा है सेल करने के लिए, तुम बोलो क्या ये AS2 के डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा? आएगा। लेकिन आपको मालूम है कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS7। पहले कौन आता है? AS2। तो जब तक AS2 इसको एक्सक्लूड नहीं करेगा तो तब तक इस केस के लिए AS7 नहीं लग पाएगा। तो इसीलिए, क्योंकि आगे हम AS7 पढ़ेंगे स्पेसिफिक केस के लिए, तो ये केस को AS2 से एक्सक्लूड करना जरूरी। तो इसीलिए AS2 साफ साफ मना कर दिया कि अगर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का केस आएगा तो मैं एप्लीकेबल नहीं हूं। बोलो, अगर AS2 साइलेंट रह जाएगा तो ये सिचुएशन AS2 के हिसाब से होगा, नहीं तो AS2 AS7 दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो जो पहले आएगा उसका बात सुना जाएगा। तो AS2 is not applicable in the following cases: work in progress in construction contract। बड़ा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए AS7 लगेगा, AS2 नहीं लगेगा। हाँ, वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। हाँ, मान लो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर्विस प्रोवाइडर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या डॉक्टर, चलो डॉक्टर की बात करेंगे। मान लो एक डॉक्टर
डॉक्टर के पास एक पेशेंट है। हाँ, ये आपको मालूम है कि 31 मार्च को साल खत्म हो जाता है। हाँ, तो डॉक्टर के पास एक पेशेंट आया 31 मार्च में, बोला कि सर मेरा तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने चेक किया, बोला कि तुम्हारा ऑपरेशन होगा। तो 31 मार्च रात 11:40 में ऑपरेशन शुरू हुआ। ठीक है, जब 12 बज गया तो 1 अप्रैल हो गया। अब बोलो, डॉक्टर के पास एक पेशेंट है जिसका काम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन करना, ये इन द प्रोसेस आ रहा है। क्या डॉक्टर बोलेगा ये पेशेंट मेरा स्टॉक WIP रॉ मटेरियल? हाँ, बोलेगा तो सही रहेगा, लेकिन S2 कह रहा है कि भाई ये क्या मजाक चल रहा है, ऐसे बंद करो। सर्विस प्रोवाइडर के केस में हम नहीं लगेंगे। सर, सर्विस प्रोवाइडर के केस में कौन सा एस लगेगा? वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। लगेगा जब तुम सारे एस, बेटा ये एस पुराना हो चुका है, अभी इंड एस आ चुका है। हाँ, तुम लोग का सिलेबस में एस है, इसीलिए मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, ये क्लास डिलीट हो जाएगा क्योंकि एस हट जाएगा, इंड एस का क्लास होगा। तो S2 साफ साफ मना कर दिया कि सर्विस प्रोवाइडर के केस में हम नहीं लगेंगे। शेयर, डिवेंचर एक्सेट्रा अगर तुम रखते हो बेचने के लिए, वो S2 सही नहीं लगेगा क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट होता है। प्रोड्यूसर्स इन्वेंटरी लाइक लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, मिनरल ऑयल, गैसेस, ये सब के लिए S2 नहीं लगेगा। बोलो सिंपली, S2 इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 1। नंबर 2, इन केस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। नंबर 3, शेयर्स, डिबेंचर एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। नंबर 4, प्रोड्यूसर्स इन्वेंटरीज। बाकी जो भी केस है S2 लगेगा। क्या आपको मालूम है, बचपन से मैंने सुना था कि स्टॉक वैल्यूएशन होगा, कॉस्ट और NRV कोई चीज हायर नहीं बेटा, लोअर। बचपन से मैं यही सुन रहा हूं कि स्टॉक वैल्यूएशन होगा, कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर। क्यों? क्योंकि S2 में रूल है। हाँ, अब देखो, अगर क्वेश्चन में स्टॉक भी, कॉस्ट भी दे देगा, NRV दे देगा, तुम लोअर को ले लोगे, फिर बोलोगे मैं एक्सपर्ट अकाउंटेंट हूं, सब सिचुएशन मुझे आता है। हाँ, कोई बाहर आदमी, मतलब बाहर लोग एक तुम्हारा बात को यकीन कर सकता है, लेकिन मैं तो नहीं करूंगा। हाँ, अगर सिचुएशन कॉम्प्लेक्स, वहां पे तुम्हारा ज्ञान लगा के डिसीजन दे रहे हो या आंसर दे रहे हो, तो मैं यही समझूंगा कि तुम्हारे पास एक्सपर्टाइज है। चलो, तो रूल है कि वैल्यूएशन होगा स्टॉक, कॉस्ट और NRV का मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब बेचने के बाद तुम्हें नेट कितना मिलेगा। अगर बेचने के लिए तुम कुछ खर्चा करोगे तो वो माइनस होगा। देखो, मैं सेल करूंगा 100 रुपया में, सेल के लिए मुझे 10 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। जो खर्चा ऑलरेडी हो चुका है वो तो कॉस्ट में आ जाएगा, जो आगे को होगा वो सेल प्राइस से माइनस होगा, क्योंकि खर्चा करने के लिए मुझे 10 रुपया सेल करने के लिए मुझे 10 रुपया खर्चा करना पड़ेगा।
तो मुझे नेट कितना मुझे मिलेगा 90। 90 विल बी माई नेट रियलाइजेबल वैल्यू। देखो मेजरमेंट ऑफ इन्वेंटरी, इन्वेंटरी कैसे मेजर होगा सर? इन्वेंटरी शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब जो कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू लोअर वैल्यूएशन होगा। अब बोलो तुम्हारा ड्यूटी क्या है? कॉस्ट निकालना, एनआरवी निकालना। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी रिक्वायर्स डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ एनआरवी एंड कंपैरिजन। बेटा कंपैरिजन तो कोई भी कर सकता है कॉस्ट एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, कंपैरिजन का मतलब लोअर। ठीक है सर, बताइए कॉस्ट कैसे डिटरमाइन होगा? बेटा कॉस्ट इंक्लूड्स, कॉस्ट में 3 चीज लिया जाएगा, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्सन, अदर कॉस्ट। मान लो तुम्हारे पास रॉ मटेरियल स्टॉक है, ये रॉ मटेरियल स्टॉक तुम खरीद के ला रहे हो, तो इसका कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ परचेज आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कन्वर्सन कॉस्ट, कन्वर्सन कॉस्ट का मतलब बेटा लेबर एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस, कुछ कन्वर्सन कॉस्ट। रॉ मटेरियल को कुछ खर्चा करेंगे, सॉरी रॉ मटेरियल में कुछ खर्चा करेंगे, जैसे कि वो फिनिश गुड्स को कन्वर्ट होगा, तो लेबर, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। हाँ, ये एकदम एक्सक्लूसिव मतलब वाइड डेफिनेशन कॉस्ट का। कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ परचेज आएगा अगर कॉस्ट ऑफ परचेज है तो, कन्वर्सन कॉस्ट आएगा अगर कन्वर्सन कॉस्ट है तो, अदर कॉस्ट भी आएगा अगर अदर कॉस्ट है तो। अगर कन्वर्सन कॉस्ट नहीं है तो कन्वर्सन कॉस्ट नहीं आएगा, अदर कॉस्ट नहीं है तो अदर कॉस्ट नहीं आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो यस सर, नो? यस सर। चलो मान लो तुम्हारे पास WIP स्टॉक है, तो WIP के लिए मैंने रॉ मटेरियल कंज्यूम किया था, तो रॉ मटेरियल का परचेज कॉस्ट आएगा। अब WIP में कुछ लेबर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस इंक्लूड हुआ है तो कन्वर्सन कॉस्ट आएगा, अदर कॉस्ट भी आएगा अगर अदर कॉस्ट कुछ है तो। मान लो फिनिश गुड्स स्टॉक है तो सारी चीज आएगा। तो इसका मतलब जो स्टॉक तुम वैल्यूएशन कर रहे हो वो स्टॉक का कॉस्ट निकालना होगा। बोलो कॉस्ट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्सन, अदर कॉस्ट। ओके, चलो एक एक चीज देखेंगे। कॉस्ट ऑफ परचेज कंसिस्ट ऑफ परचेज प्राइस। बेटा कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब क्या होता है? अच्छा मान लो तुम बिग बाजार से एक टी शर्ट खरीदा, ठीक है, कॉस्ट कितना? बिल मैंने देखा 1200 रुपया का बिल है, लेकिन 1000 टी शर्ट का प्राइस, 100 CGST, 100 SGST। अब बोलो कॉस्ट ऑफ परचेज कितना? 1000, टैक्सेस कितना? 200, टोटल कॉस्ट कितना? 1200। अब देखो कॉस्ट ऑफ परचेज कंसिस्ट ऑफ परचेज प्राइस इंक्लूडिंग ड्यूटीज एंड टैक्सेस other than those subsequently recoverable by the enterprise from the taxing authorities। बेटा कभी कभी टैक्स रिफंड हो जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं सैनवैट क्रेडिट या इनपुट टैक्स क्रेडिट। जीएसटी का कंसेप्ट में इनपुट टैक्स क्रेडिट, पहले जो इनडायरेक्ट टैक्सेस था एक्साइज कस्टम सर्विस टैक्स, उस कंसेप्ट में सैनवैट क्रेडिट। सर ये सैनवैट क्रेडिट क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? बेटा सेकंड ग्रुप में
तुम्हारा एक पेपर है जीएसटी। अगर जीएसटी का क्लास मतलब जीएसटी का पेनड्राइव क्लास तुम हमसे खरीदोगे तो जीएसटी पेनड्राइव क्लास में मैं समझाऊंगा सनमार्ट क्रेडिट क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। सर अकाउंटिंग में आप नहीं समझाएंगे? बेटा अभी तो नहीं समझाऊंगा, अगर बाद में जरूरत होगा तो मैं समझा दूंगा। सर क्यों ऐसा पार्शियलिटी क्यों? बेटा अभी एस 2 को डिस्कशन करना है, ठीक है। मान लो नहीं, कुछ मत मानो, मैं फंस जाऊंगा। चलो, कॉस्ट ऑफ परचेज कंसिस्ट ऑफ, बोलो, कॉस्ट ऑफ परचेज कंसिस्ट ऑफ परचेज प्राइस इंक्लूडिंग ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो रिफंड नहीं होगा। हाँ, जो रिफंड नहीं होगा। फ्रेट भी कॉस्ट ऑफ परचेज में इंक्लूड होगा। अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्यूजेशन। हाँ सर, ऊपर ऊपर जा रहा है न्यूजीलैंड पिच के तरह, बाउंस हो रहा है। बेटा अगर तुम्हारे पास एक्सपर्टाइज होगा, बाउंस बॉल को भी तुम छक्का मार सकते हो, अपर कट, ठीक है। स्ट्रेट ड्राइव करो, बाउंस बॉल तो स्ट्रेट ड्राइव नहीं हो सकता है। कवर में खेलो, बाउंस बॉल को तुम कवर में नहीं खेल सकते हो। पुल शॉट मारो, हाँ बाउंस बॉल अगर शॉट रहेगा तो पुल मार सकते हो, वो छक्का होगा। लेकिन बाउंस बॉल को अपर कट करना, तो अपर कट करने के बाद एक बार देखना थर्ड मैन में कोई फील्डर है या नहीं। हाँ, अगर थर्ड मैन में फील्डर है तो कोशिश करो विकेट कीपर के ऊपर खेलने के लिए। अब थोड़ा सा साइड हो गया तो कैच हो सकता है। सर आपको कैसे पता चला? चलो कोई बात नहीं, मैं भी क्रिकेट खेलता था, ठीक है। क्रिकेट खेलता था का मतलब कुछ लेवल तक खेला। कॉलेज में, कॉलेज टीम में मैंने कैप्टन था, फिर यूनिवर्सिटी के लिए खेला था, मतलब कुछ लेवल के लिए खेला था। फिर उसके बाद मैंने देखा कि उस वक्त आईपीएल नहीं था, अगर आईपीएल उस वक्त होता तो मैं क्रिकेट का कैरियर आज में और कुछ होता। चलो कोई बात नहीं। ट्रेड डिस्काउंट इंक्लूड नहीं होगा। चलो मान लो, इसको कॉपी मत करो, मान लो मेरे फैक्ट्री भुवनेश्वर में, मैंने रॉ मेटेरियल खरीदा चेन्नई से, वो वाला परचेस कॉस्ट 1000, मैंने देखा कि टैक्स लगेगा 100 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, तो परचेज इंक्लूडिंग ड्यूटी जो टैक्स मुझे मान लो कि रिफंड नहीं होगा 1200 हो गया। अब रॉ मटेरियल को मेरे फैक्ट्री तक तो लाना होगा। हाँ, मैंने ट्रक में मेरे रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक लाया, फ्रेट लगा 400 रुपया, फिर बीच में एक टोल गेट आया, उधर मुझे 200 रुपया देना पड़ा। अब बोलो परचेज प्राइस कितना? सर 1000, ड्यूटीज एंड टैक्सेस नॉन रिफंडेबल कितना? सर 200 रुपया, फ्रेट कितना? 400 रुपया। अब तुम बोलो अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन, अगर ये रॉ मटेरियल को मैं एक्विजिशन करूंगा तो इसके लिए मुझे 200 रुपया टोल चार्जेस देना पड़ेगा, ये अदर कॉस्ट में ऐड। और एक चीज समझो, मान लो चेन्नई में एक एजेंट था जिसके थ्रू मैंने ये रॉ मटेरियल को अरेंज किया था, वो बोला कि सर मुझे कमीशन 100 रुपया का चाहिए,
जब तक मैं कमीशन नहीं दूंगा तब तक मुझे रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, तो ये कमीशन कॉस्ट कॉस्ट ऑफ परचेज में इंक्लूड होगा, क्योंकि ये अदर एक्सपेंडिचर है लेकिन ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन। बोलो यस और नो? यस सर। बोलो तुम्हारा नॉलेज बढ़ रहा है, हाँ या नहीं? हाँ सर बढ़ रहा है, लेकिन तुम्हें कोशिश करना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसीलिए मैं पेन ड्राइव का क्लास 3 व्यू देता हूं। पहले पढ़ो, फिर उसके बाद पढ़ो, फिर और एक बार पढ़ो, 3 बार में हो जाएगा। ये स्पेस अभी रिजर्व्ड है, अभी कुछ नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं लिखूंगा। सर कन्वर्सन कॉस्ट का मतलब, देखो बेटा, रॉ मटेरियल को तुम फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करोगे, जो खर्चा होगा वो होता है मेरा कन्वर्सन कॉस्ट। सर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन ओवरहेड आएगा। द कॉस्ट ऑफ कन्वर्सन ऑफ इन्वेंटरी इंक्लूड cost directly related to the units of production such as direct labor. They also include a systematic allocation of fixed and variable production overhead. तुम यही समझो कि कन्वर्सन कॉस्ट का मतलब डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन ओवरहेड। आई एम नॉट सेइंग दैट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड विल बी इंक्लूड. I am not saying that selling and distribution overhead will include, but I am saying that only production overhead will include. Conversion cost is equal to direct expenses plus direct wages प्लस POH, प्रोडक्शन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्रोडक्शन नेचर होगा तो भी इंक्लूड होगा। अदर कॉस्ट, अदर कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी ओनली टू द एक्सटेंट दैट दे आर इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंटरी into their present location and condition. For example, it may be appropriate to include overhead other than production overhead or cost of designing product for specific customer in the cost of inventory. बेटा मान लो तुम्हारा इन्वेंटरी यहीं पर है, यहाँ तक मतलब इस लोकेशन, इस कंडीशन को लाने के लिए जितना खर्चा हुआ वो अदर कॉस्ट इंक्लूड होगा, चाहे वो प्रोडक्शन ओवरहेड हो या ना हो। ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट आर यूजुअली कंसिडर्ड एज नॉट रिलेटिंग टू, मतलब याद रखो, इंटरेस्ट मतलब बैच, इंटरेस्ट, बोरोइंग कॉस्ट, अदर बोरोइंग कॉस्ट, ये इंक्लूड नहीं होगा, ये कभी भी रॉ मटेरियल का, सॉरी इन्वेंटरी का कॉस्ट में नहीं आएगा। इंटरेस्ट एंड अदर बोरोइंग कॉस्ट आर यूजुअली कंसिडर्ड एज not relating to bringing the inventory to their present location and condition and are therefore usually not included in the cost of inventory. Exclusion from cost of inventory. cost of inventory से कुछ exclude होगा। In determining the cost of inventory, it is appropriate to exclude certain costs and recognize them as expenses in the period. मतलब कुछ cost exclude होगा। Abnormal loss,
abnormal लॉस स्टॉक का मतलब इन्वेंटरी के कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। तो पहला चीज अंडरलाइन करो, abnormal अमाउंट ऑफ वेस्ट, यानी abnormal लॉस ही बोलो। स्टोरेज कॉस्ट एक्सक्लूड होगा, मतलब स्टोरेज कॉस्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ इन्वेंटरी कॉस्ट अनलेस those costs are necessary in the production process prior to a further production stage। देखो, प्रोडक्शन के लिए अगर स्टोरेज नेसेसरी, बिना स्टोरेज में प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो स्टोरेज कॉस्ट इंक्लूड होगा। अगर बिना स्टोरेज में प्रोडक्शन हो सकता है लेकिन तुम स्टोर करके रखे हो, स्टोरेज कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगा। सर कैसे? देखो, मान लो मैं एलपीजी सिलेंडर बनाता हूं, मतलब एलपीजी गैस मेरा बिजनेस प्रोडक्शन। तो सिलेंडर में गैस भरने के लिए पहले एलपीजी स्टोर करके रखना पड़ेगा। अच्छा, तो स्टोरेज कॉस्ट इंक्लूड होगा। मान लो मैंने एक मशीनरी बेच रहा हूं, होलसेलर से लेकर मैं खरीदता हूं, रिटेलर मतलब कस्टमर को बेचता हूं। होलसेलर का घर मेरे दुकान के सामने, जब कस्टमर आया, होलसेलर और मेरे बीच में यही टर्म है कि कस्टमर मेरे दुकान आएगा, मैंने इमीडिएटली होलसेलर को फोन करूंगा, वो माल लेके कस्टमर के पास पहुंच जाएगा, मैं सेल करूंगा, मुझे देगा, मैं सेल करूंगा। तो इस सिचुएशन में तुम्हारा बिजनेस हो सकता है। मतलब मैं यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए लिखा हुआ है, मैंने ट्रेडिंग का एग्जांपल दिया, ठीक है। तो तुम यही देखोगे, क्या स्टोरेज एसेंशियल? हाँ, तो इंक्लूड होगा, नहीं तो इंक्लूड नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू ब्रिंगिंग द इन्वेंटरी, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अगर प्रोडक्शन नेचर होगा तो इंक्लूड होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अगर प्रोडक्शन नेचर नहीं होगा तो इंक्लूड नहीं होगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के डेफिनेशन में नहीं आएगा। बोलो, कॉस्ट एक्सक्लूड्स abnormal वेस्टेज, स्टोरेज कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सर, कॉस्ट किस मेथड में कैलकुलेशन होगा? बेटा, कॉस्ट निकालने के लिए फीफो भी लगा सकते हो, वेटेड एवरेज मेथड भी लगा सकते हो, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। सिचुएशन देखोगे, जो अप्रोप्रिएट होगा वही मेथड तुम लगाओगे। ओके, चलो, कॉस्ट का डेफिनेशन हो गया। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस इनकर्ड टू सेल, ठीक है। चलो, एक काम करते हैं, यहां पे कुछ स्पेस दिया हुआ है, शॉर्ट में लिखेंगे पॉइंट वाइज। AS2 is not applicable for construction contract, service provider, producers, inventory.
Inventory means which is held for sale in ordinary course of business. Which is in the production process. Which is in the form of raw material and supplies. Which is in the form of raw material and supplies. तीसरा point. Inventories will be valued at lower of cost or net revenue. इन्वेंटरी वैल्यूएशन होगा कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर. बोलो कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरीज includes purchase cost. अच्छा, cost of inventory includes purchase cost, conversion cost, other cost जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन. परचेज कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ परचेज, ड्यूटीज एंड टैक्स, अदर डायरेक्ट कॉस्ट. कन्वर्सन कॉस्ट ये आपको मालूम है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड. कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कॉस्ट, abnormal losses. बोलो तीसरा क्या होगा? स्टोरेज कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड.
सेलिंग प्राइस का मतलब कॉस्ट, सॉरी नेट रिलीजेबल वैल्यू का मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू बी इनकर्ड और सच सेल, ये सेल करने के लिए जितना खर्चा होगा वो होगा एनआरवी। Cost can be measured by FIFO, LIFO, weighted average, standard cost. डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, AS2 के लिए क्या डिस्क्लोजर दोगे? द अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड इन मेजरिंग इन्वेंटरी, AS1 बोला था कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी तुम फॉलो करोगे डिस्क्लोजर देना जरूरी। फिफो, लिफो, वेटेड एवरेज, स्टैंडर्ड कॉस्ट, कौन सा मेथड तुम यूज कर रहे हो वो तुम्हारे लिए अकाउंटिंग पॉलिसी होगा, तो डिस्क्लोजर दे देना। कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंटरी कॉमनली क्लासिफाइड अंडर रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स, WIP, फिनिश गुड्स, स्टोर्स एक्सेट्रा, ये सब डिस्क्लोज करना पड़ेगा। चलो इलस्ट्रेशन 5 रीड करो, फटाफट रीड करो। हाउ डू यू डील विथ द फॉलोइंग, तुम इस सिचुएशन में कैसे डील करोगे? 31 March 2012 the closing stock of Gaurav Limited includes 10,000 units costing ₹10, that is 1 lakh, but the current market price is ₹90,000। बेटा करंट मार्केट प्राइस अगर 90,000 होगा, अगर तुम बेचोगे तो कितना में बेचोगे? 90 में, लेकिन तुम्हारा कॉस्ट में, कॉस्ट कितना? 1 लाख, तो कॉस्ट कितना? 1 लाख, एनआरवी कितना? 90, तो स्टॉक वैल्यूएशन होगा कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। सॉल्यूशन देखो, अकॉर्डिंग टू S2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी वैल्यू विल बी लोअर ऑफ कॉस्ट एंड net realizable value. In the present case the cost is ₹1 lakh and NRV is ₹90,000,
Therefore, the inventory will be valued at 90,000, that is net realizable value. इलस्ट्रेशन 6 रीड करो, फटाफट रीड करो, ये स्टैंडर्ड आज खत्म हो जाएगा. From the following information presented by P Limited, ascertain the value of a stock to be included in balance sheet. Cost price 60,000 being obsolete. It can be used for further production purpose after incurring 10,000 for modification. The same could be used as a byproduct for an existing product. The purchase price of the same product is 40,000. ठीक है, चलो देखो बेटा, तुम्हारे पास जो रॉ मटेरियल है या स्टॉक है उसका कॉस्ट कितना 60,000. वो मटेरियल का नेचर ऑब्सोलेट, कोई बात नहीं, तो कॉस्ट होगा तुम्हारा 60,000. अगर तुम इसको बाय प्रोडक्ट के लिए यूज करोगे, बेचोगे, तो तुम्हें 40,000 मिलेगा. क्यों? क्योंकि ये बाय प्रोडक्ट में तुम रॉ मटेरियल खरीदोगे, ये बाय प्रोडक्ट के लिए, ये क्या हुआ, अगर ये बाय प्रोडक्ट के लिए तुम रॉ मटेरियल खरीदोगे तो 40 में खरीदोगे, नहीं तो ये जो ऑब्सोलेट मटेरियल इसको तुम 10,000 खर्चा करोगे, मॉडिफिकेशन करोगे, इधर लगा सकते हो. अगर तुम इधर लगाओगे तो तुम्हारा सेव कितना होगा, 40,000 सेव होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें 10,000 खर्चा करना पड़ेगा. मतलब नेट तुम्हें कितना बेनिफिट्स मिल रहा है 30,000, तो उसका एनआरवी हो जाएगा 30,000. उसका एनआरवी हो जाएगा 30,000. तो एनआरवी कितना होगा 30,000. तो अब कॉस्ट 60, एनआरवी 30, तो वैल्यूएशन होगा 30 में. इलस्ट्रेशन 7 फटाफट रीड करो. हाउ will you deal with the following situation? A company deals in purchase and sale of timber and has included notional interest. बेटा स्टॉक का कॉस्ट में नोशनल इंटरेस्ट क्या, इंटरेस्ट भी तो इंक्लूड नहीं होगा ना, तो नोशनल इंटरेस्ट तो दूर की बात है. बस यही लिखा होगा आंसर में. तुम क्वेश्चन कंप्लीटली रीड करो, आंसर भी कंप्लीटली रीड करो. इलस्ट्रेशन 8, आइटम ए बी सी, कॉस्ट एनआरवी, कभी भी टोटल कॉस्ट, टोटल एनआरवी. देखो टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है 40, 32, 16, ये हो रहा है 88, 28, 32, 24, ये 84. तो एनआरवी 84, ये गलत अप्रोच, आइटम वाइज ट्रीटमेंट होगा. ए का कॉस्ट कितना 40, एनआरवी कितना 28, तो वैल्यू कितना होगा 28. बी का कॉस्ट कितना 32, 16, 24, 16. अब देखो वैल्यू कितना 28, 32, 16, 76 होगा वैल्यू ऑफ स्टॉक. So closing stock should be valued at 76. Illustration 9, Z Company Limited purchase goods at a cost of 40 lakhs in October 2012. अक्टूबर 2012 में परचेज किया 40 lakhs में. Till March 2013, 75% of stock were sold. The company wants to disclose closing stock at rupees 10 lakh. The expected sales value 11 lakh and a commission at 10% on sales is payable to the agent. देखो खरीदा था कितना में 40 लाख, 75% सेल हो गया. तो जितना गुड सेल हो गया उसका कॉस्ट कितना होगा 40 इंटू 75%, 30 लाख.
स्टॉक में 25%, स्टॉक उसका कॉस्ट कितना 10 लाख। ओके ठीक है, अगर वो 10 लाख का गुड्स को बेचेगा तो 11 लाख में, तो बेचने के लिए 10% कमीशन ऑन सेल से देना पड़ेगा। तो 11 लाख का 10% 1,10,000, तो नेट कितना मिलेगा 9,90,000। अब जितना गुड्स स्टॉक में है उसका कॉस्ट कितना 10 लाख, लेकिन एनआरवी कितना 9,90,000, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक होगा 9,90,000। तो क्लोजिंग स्टॉक शुड बी टेकन एट 9,90,000 बीइंग लोअर। इलुस्ट्रेशन 10, कितना इलुस्ट्रेशन है 10 है, 11 है, 12, 13, 14, 15, ओके 15 तक है। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, तुम भी कुछ सॉल्व करोगे। इलुस्ट्रेशन 10, ए थियोरेटिकल इलुस्ट्रेशन। हाउ डू यू डील विद द फॉलोइंग in the annual accounts of a company for the year ended 31st March 2013? The company has to pay delayed cotton clearing charges over and above the negotiated price for asking delayed delivery of cotton from the suppliers go down. Up to 2011-12, the company has regularly included surcharges in the valuation of closing stock. This being in the nature of interest, the company has decided to exclude it from closing stock. Valuation for the year 12-13, this will result into decrease in profit of 7.6 लाख। देखो बेटा ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज हो रहा है, ठीक है, इसमें S2 S1 दोनों का कंसेप्ट लगेगा। पहले क्वेश्चन को समझो। कंपनी हैज टू पे डिलेड कॉटन क्लियरिंग चार्जेस ओवर एंड अबव द नेगोशिएटेड प्राइस फॉर आस्किंग डिलेड डिलीवरी ऑफ कॉटन फ्रॉम द सप्लायर। मैंने सप्लायर से लेट में डिलीवरी ले रहा था, मतलब मैंने सप्लायर से कॉटन खरीद रहा हूँ, ठीक है, तो उसका एक नेगोशिएटेड प्राइस होता है, लेकिन जिस दिन मुझे कॉटन लेना था उस दिन मैं नहीं ले रहा हूँ, लेट में ले रहा हूँ, इसके लिए डिले चार्जेस में दे रहा हूँ। बेटा ये डिले चार्जेस में क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं डिलीवरी लेट में ले रहा हूँ, तो ये एक पेनाल्टी जैसे, abnormal आइटम जैसे, तो ये स्टॉक के कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग इसको इंक्लूड करते थे। द कंपनी हैज रेगुलरली इंक्लूडेड सच चार्जेस इन द वैल्यूएशन ऑफ अ क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन इसको अगर हम हटाएंगे तो हमारा ट्रू पिक्चर आएगा। तो ये बात कंपनी को पता चला, ये बोला कि ये नेचर ऑफ इंटरेस्ट, इसको एक्सक्लूड कर देना चाहिए, इसलिए मैंने एक्सक्लूड कर दिया। बेटा कंपनी ने ठीक किया, लेकिन अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज किया, तो उसका डिस्क्लोजर देना जरूरी होगा। देखो पहले तो S2 के हिसाब से इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्लूड नहीं होना चाहिए, यही बात लिखा हुआ है। फिर उसके बाद चेंज किया, अच्छा किया, S1 के हिसाब से डिस्क्लोजर देना होगा, इसको तुम खुद रीड करोगे। इलस्ट्रेशन 11, सोनार भंडार deals in color TV, old color TV. It has 4 TV, the particular of which are given below. You are asked to compute the value of stock to be included, मतलब स्टॉक का कॉस्ट वैल्यू निकालना। टीवी ओनिडा, फिलिप्स, इसी, सोनी। कॉस्ट ओनिडा का कॉस्ट कितना 10,000। एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू ब्रिंग इनटू सेलेबल कंडीशन, अगर तुम सेल करोगे तो 3,000 खर्चा होगा। नेट रियलाइजेबल वैल्यू 18,000, फिलिप्स का भी, इसी का भी, सोनी का भी। देखो बेटा तुम बोलोगे कि चलो सर हम एक्सपेंसेस जो इनकर्ड होगा उसको हम माइनस करेंगे। नो, माइनस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नेट रियलाइजेबल वैल्यू दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस 10,000, सेलेबल कंडीशन को लाने के लिए 3,000 खर्चा हो रहा है, लेकिन सेल करने के लिए नहीं। तो इसीलिए सेलेबल कंडीशन को लाने के लिए जो 3,000 खर्चा हो रहा है
इट इज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट, इट इज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट। अब बोलो कॉस्ट कितना, 10,000 प्लस 3,000 13, 20 प्लस 2 22, 35 प्लस 5 40, 50 50। एनआरबी दिया हुआ है, जो लोअर होगा 13 लोअर, 22 लोअर, 36 लोअर, 50 लोअर, तो टोटल होगा तुम्हारा 1,21,000 वैल्यू ऑफ स्टॉक। इलस्ट्रेशन 12, ये बहुत इंपॉर्टेंट। Illustration 12. The following particulars are presented by M Limited deals in clothing as on 31st March 2013. Compute the value of a stock as per S2. Stock held by M Limited cost 10,550, NRV 11,500. The detail of a such stock were कॉटन का कॉस्ट NRV, वुलन का कॉस्ट NRV, सिंथेटिक का कॉस्ट NRV। बेटा टोटल बेसिस में नहीं होगा, इंडिविजुअल आइटम के वाइज होगा। तो कॉस्ट NRV लोअर 4,960, कॉस्ट NRV 3,450 लोअर, 1,500 लोअर। टोटल कितना हो रहा है चेक करो, 4,960, 3,450, 1,500, तो तुम्हारा वैल्यू होगा 9,910। आइटम बेसिस होगा, टोटल बेसिस नहीं, तो वैल्यू तुम्हारा 9,910। इलस्ट्रेशन 13, द टोटल स्टॉक ऑफ ए लिमिटेड आज ऑन 31st March 2013 was 5 lakh, of which stock amounted to rupees 31,000 were not ascertained as per S2. Compute the value of a stock, value of the said stock as per S2 for inclusion in financial statement. बेटा 5 लाख, 5 लाख में 31,000 का इनकरेक्ट, तो माइनस करो 31,000, तो 5 लाख से 4,69,000 तो करेक्ट, 31,000 इनकरेक्ट। अब 31,000 का हम वैल्यूएशन करेंगे, 4,69,000 वो करेक्ट एज पर S2। ये 31,000 का, ये तीनों प्रोडक्ट का वैल्यू PST, P का कॉस्ट कितना 10,000, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस इनकर्ड, अच्छा मेटेरियल कॉस्ट 10,000, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस इनकर्ड 2,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड, मतलब ये खर्चा होगा, अगर तुम सेल करोगे तो इतना खर्चा होगा। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है बेटा, सेलिंग प्राइस से सेलिंग कॉस्ट माइनस होगा, NRV मिलेगा, तो NRV कितना 14,000, ये कॉस्ट 12,000, तो लोअर कितना 12,000। अब कॉस्ट 5,000, NRV 4,000, तो लोअर कितना 4,000, कॉस्ट 15,000, NRV 16,000, तो लोअर कितना 15,000। तब देखो वैल्यूएशन कितना होगा 12,000, 4,000, 15,000, 31,000। हाँ हाँ, स्टॉक का वैल्यू 31,000 आ रहा है, तो 31,000 ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, आप बोलेंगे सर वो तो 31 ही बोल रहा था, ठीक है, वो बोल रहा था कि गलत है, लेकिन गलत नहीं है। इलस्ट्रेशन 14, X Limited presented the following particulars as on 31st March 2013. Compute the value of a stock as on 31st March 2013. Cost of material rupees 12 each, 50. Manufacturing inputs 30. Total cost 80. Profit 20. Selling price 100. On 31st March 2013, selling price has gone down suddenly from 100 to 70. Price of raw material has also gone down to rupees 8. X Limited had in its stock 6,000 units of raw material which was bought as per the above rate on
द सेम डेट। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कशन करने के लिए भूल गया था। हाँ, तुम कहीं पे भी लिख सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। बट अब वैल्यूएशन रूल मैंने बताया था, मैंने बताया था कि वैल्यूएशन रूल होगा कॉस्ट और एनआरवी व्हिच एवर इज लोअर। बोलो स्टॉक कितना प्रकार का? सर स्टॉक ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक नहीं, रॉ मटेरियल स्टॉक, डब्ल्यूआईपी स्टॉक, फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यूआईपी के लिए वो वैल्यूएशन रूल था कॉस्ट और एनआरवी व्हिच इज लोअर। जो रूल हम पढ़े हैं वो फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यूआईपी के लिए, फिनिश गुड्स स्टॉक वैल्यूएशन होगा कॉस्ट और एनआरवी व्हिच एवर इज लोअर, डब्ल्यूआईपी स्टॉक वैल्यूएशन होगा कॉस्ट और एनआरवी व्हिच एवर इज लोअर। लेकिन रॉ मटेरियल स्टॉक, इसका वैल्यूएशन रूल अलग है। रॉ मटेरियल स्टॉक वैल्यूएशन होगा कॉस्ट में, बस याद रखो रॉ मटेरियल स्टॉक वैल्यूएशन होगा कॉस्ट में। लेकिन बट अगर फिनिश गुड्स, जिस फिनिश गुड्स में ये रॉ मटेरियल लगेगा वो फिनिश गुड्स में लॉस में बेच रहे हो या सोच रहे हो कि लॉस में मैं बेचूंगा, तो अब ये रॉ मटेरियल कॉस्ट में वैल्यूएशन नहीं होगा। ये रॉ मटेरियल वैल्यूएशन होगा रॉ मटेरियल का कॉस्ट, रॉ मटेरियल का एनआरवी कोई चीज लोअर। ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं। बोलो अगर जनरली तुम्हें पूछा जाए कि रॉ मटेरियल कैसे वैल्यूएशन होगा, तुम क्या बोलोगे? सर रॉ मटेरियल वैल्यूएशन होगा कॉस्ट में, बस। लेकिन ये पॉइंट को याद रखो, जिस स्टेज वाइज में कह रहा हूं तुम स्टेज वाइज याद रखो। लेकिन याद रखो, लेकिन मतलब बट, जो देखो रॉ मटेरियल तो किसी ना किसी फिनिश गुड्स में लगेगा। हाँ, जो फिनिश गुड्स में ये रॉ मटेरियल लगेगा, अगर इंग्लिश में बोलोगे तो फिनिश गुड्स इन व्हिच सच रॉ मटेरियल विल बी कंज्यूम्ड। ठीक है, जो फिनिश गुड्स में ये रॉ मटेरियल लगेगा, अगर वो फिनिश गुड्स लॉस में बेचते हो, नहीं तो सोच रहे हो कि मैं आगे लॉस में बेचूंगा, तो रॉ मटेरियल और कॉस्ट में वैल्यूएशन नहीं होगा। तब रॉ मटेरियल वैल्यूएशन होगा रॉ मटेरियल का कॉस्ट, रॉ मटेरियल का एनआरवी कोई चीज लोअर। तो जब रॉ मटेरियल स्टॉक वैल्यूएशन करोगे तब देखोगे कि क्या फिनिश गुड्स लॉस में बेच रहा है, हाँ या नहीं। अगर हाँ, कौन सा इलस्ट्रेशन था? इलस्ट्रेशन 13 नहीं, इलस्ट्रेशन 14। देखो EX Limited presented the following particular as on 31st March 2013. Compute the value of a stock. रॉ मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट कितना? 50। अच्छा, ये जो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, मतलब फिनिश गुड्स का कॉस्ट दे रहा है। एक फिनिश गुड्स में कितना का रॉ मटेरियल लगेगा? 50 रुपया का रॉ मटेरियल लगेगा। रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना? 12 रुपया। इसका मतलब 50 डिवाइड बाई 12, 4.17 यूनिट लगेगा। ये एक फिनिश गुड्स में 4.17 यूनिट रॉ मटेरियल लगेगा, जिसका रेट 12 रुपया। तो एक फिनिश गुड्स का रॉ मटेरियल कॉस्ट आ रहा है 50 रुपया। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तुम्हारा 30, तो प्रोडक्ट का फिनिश गुड्स का टोटल कॉस्ट कितना? 80। तुम बेचोगे प्रॉफिट 20, सेलिंग प्राइस 100। अगर सेलिंग प्राइस 100 होगा
तो मेरा फिनिश गुड्स प्रॉफिट में बेच रहा हूं, तो रॉ मटेरियल वैल्यूएशन होगा कॉस्ट में। अगर सेलिंग प्राइस चेंज हो जाएगा तो मेरा फिनिश गुड्स लॉस में बेचा होगा, तब रॉ मटेरियल कॉस्ट में वैल्यूएशन नहीं होगा, तब रॉ मटेरियल का कॉस्ट, रॉ मटेरियल का एनआरवी कुछ एवरेज लोअर में वैल्यूएशन होगा। बात समझ में आ रहा है या नहीं अब लोगों को? हाँ, चलो आगे देखो वो क्या कह रहा है। On 31st March 2013, selling price has gone down suddenly 100 to 70। अगर सेलिंग प्राइस 70 हो जाएगा, टोटल कॉस्ट मेरा 80, तो लॉस हो जाएगा 10। अगर लॉस होगा फिनिश गुड्स में तो रॉ मटेरियल कॉस्ट में वैल्यूएशन नहीं होगा, रॉ मटेरियल कॉस्ट और एनआरवी व्हिच एवर इज लोअर में वैल्यूएशन होगा। प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल हैज आल्सो गॉन डाउन बाय 8। इसका मतलब अगर तुम रॉ मटेरियल देखो, तुम तो रॉ मटेरियल खरीद चुके हैं 12 रुपया में, वो रॉ मटेरियल आज मार्केट में 8 रुपया में मिल रहा है। अगर तुम आज वो रॉ मटेरियल को बेच दोगे तो तुम्हें कितना मिलेगा? 12 रुपया मिलेगा? नहीं, 8 रुपया मिलेगा। तो ये जो 8 रुपया ये रॉ मटेरियल का रियलाइजेबल वैल्यू। तुम्हारे पास 6000 रॉ मटेरियल यूनिट स्टॉक पड़ा हुआ है। देखो फिनिश गुड्स का तो लॉस हो रहा है। अगर फिनिश गुड्स 100 रुपया सेलिंग प्राइस होता तो रॉ मटेरियल का स्टॉक का वैल्यू कितना होता? 6000 इंटू 12 यानी 72,000। देखो अगर सेलिंग प्राइस 100 होता तो मेरा रॉ मटेरियल स्टॉक कॉस्ट में वैल्यूएशन होता, तो उस वक्त 6000 स्टॉक में है 12 रुपया। अगर सेलिंग प्राइस 70 रुपीज हो जाएगा तो मेरा फिनिश गुड्स में नुकसान हो जाएगा, तो मेरा रॉ मटेरियल स्टॉक कॉस्ट और एनआरवी व्हिच एवर इज लोअर में वैल्यूएशन होगा। तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना? 12 रुपया, रॉ मटेरियल का एनआरवी कितना? 8 रुपया, तो वैल्यूएशन हो गया कितना में? 8 में। तो 8 इंटू 6000, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक रॉ मटेरियल स्टॉक हो जाएगा 48,000। ये आंसर गलत है, ये तुम्हारा स्टडी मैट में आंसर था, ये आंसर गलत है। पहले रीड करो कहाँ पे गलत है मैं कह रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू S2 para 24 etc. when there has been a decline in the price of material and it is estimated that cost of finished product will exceed net realizable value। बेटा cost of finished product will exceed net realizable value का मतलब finished goods लॉस में बेचा होगा। The material are written down to net realizable value। In such circumstances the replacement cost of material may be the best available measure। यहां तक करेक्ट है। इन द गिवन केस टोटल कॉस्ट ₹80 exceed the net realizable value selling price as per the price of raw material has gone 12 to 80, so inventory should be valued at 8। हाँ फिनिश गुड्स वैल्यूएशन होगा, मैं फिनिश गुड्स का बात नहीं कह रहा हूं। क्वेश्चन बोला कि रॉ मटेरियल स्टॉक क्या होगा? टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक विल बी 4,20,000 नहीं 48,000 यानी 6,000 इंटू 8 48,000। इलस्ट्रेशन 15 फटाफट रीड करो। State with reference to accounting standard how will you value the inventory in the following cases। Case 1, raw material were purchased ₹100 per kilo, price of raw material are on the decline, the finished goods in which raw material is incorporated is expected to be sold at below cost, मतलब लॉस में बेचोगे। 10,000 kg of raw material is on stock, रॉ मटेरियल का अभी रिप्लेसमेंट कॉस्ट 80। बेटा रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना? पॉइंट नंबर ए में आई में डिस्कशन कर रहा हूं। रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना? 100। तुम्हारे पास अभी 10,000 kg रॉ मटेरियल स्टॉक में पड़ा हुआ है। फिनिश गुड्स को लॉस में बेचोगे या प्रॉफिट में बेचोगे? लॉस में बेचोगे, बिलो कॉस्ट का मतलब लॉस। अब रॉ मटेरियल का एनआरवी कितना?
80, तो रॉ मटेरियल वैल्यूएशन होगा कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, मतलब 80 में, तो 10,000 इंटू 80, 8 लाख होगा रॉ मटेरियल स्टॉक का वैल्यू। हाँ ये देखो, बाकी आंसर खुद रीड करोगे खुद समझोगे। तुम बोलोगे सर आज का क्लास सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसे चला गया, क्या कर सकता हूं मैंने, बहुत स्लो क्लास दे चुका हूं, बहुत स्टूडेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं कि सर क्लास एक्सट्रीमली स्लो चल रहा है। फिर अब नहीं, तुम लोग समझदार बन चुके हो, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड किया। पॉइंट नंबर 2, इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस नॉर्मल वेस्ट इज 5% ऑफ इनपुट। नॉर्मल वेस्ट कितना, 5% ऑफ इनपुट, मतलब जितना इनपुट डालोगे 5% लॉस हो जाएगा। 5,000 मेट्रिक टन ऑफ इनपुट वेयर पुट इनटू प्रोसेस रिजल्टिंग ए वेस्टेज ऑफ 300। बेटा मैंने 5,000 इनपुट दिया, तो नॉर्मल लॉस कितना होना चाहिए, 5%, तो 5,000 का 5% 250, लेकिन एक्चुअल वेस्टेज कितना हुआ 300, यानी अबनॉर्मल कितना हुआ 50 मेट्रिक टन। कॉस्ट पर मेट्रिक टन 1,000, एंटायर क्वांटिटी ऑफ वेस्ट इज ऑन स्टॉक एट द ईयर एंड। कोई बात नहीं, देखो तुम इनपुट कितना डाला 5,000 इंटू कितना में 1,000। अब बोलो 5,000 इंटू 1,000, तुम्हारा इनपुट कॉस्ट कितना हुआ 50 लाख। तुम्हारा नॉर्मल आउटपुट कितना, नॉर्मल आउटपुट का मतलब इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल लॉस तुम्हारा 250 होगा, तो 4750 होगा तुम्हारा नॉर्मल आउटपुट। तो नॉर्मल आउटपुट तुम्हारा 4750। तो कॉस्ट पर यूनिट 50 लाख डिवाइड बाई नॉर्मल आउटपुट होगा, एक्चुअल आउटपुट नहीं, नॉर्मल आउटपुट। तो 50 लाख डिवाइड बाई 4750, ये 1052.63 आ रहा है। बस कॉस्ट 1052.63 होगा। बाकी सेलिंग एनआरवी जितना होगा, मतलब कॉस्ट पर यूनिट 1052.63 होगा। कुछ गलत हो गया क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट। ठीक है कोई बात नहीं, तो हमारा कॉस्ट पर यूनिट आएगा 1052। पॉइंट नंबर 3 है, देखो कॉस्ट पर केजी ऑफ फिनिश गुड्स, मटेरियल 100, लेबर 20, प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट 10, तो कितना हो रहा है 130। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड नॉर्मल कैपेसिटी 1 लाख 10 लाख, तो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट कितना आएगा 10, बड़ा 1 लाख टोटल खर्चा, 10 लाख
सॉरी 1 लाख यूनिट्स 10 लाख, तो 10 रुपये जाएगा। 2000 kg ऑफ फिनिश गुड्स वेयर इन स्टॉक एट द ईयर एंड। क्या है इसमें? तो तुम्हारा कॉस्ट हो रहा है 140। एक फिनिश गुड्स का कॉस्ट कितना हो रहा है 140, उसका सेलिंग प्राइस कुछ है ही नहीं। तो मान लो कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो लोअर में वैल्यूएशन होगा, तो 140 में वैल्यूएशन होगा। तो 140 में अगर वैल्यूएशन होगा 140 इंटू 2000, 2,80,000 तुम्हारा वैल्यू होगा। बस S2 फिनिश हो गया। नहीं, फिनिश नहीं हुआ, मैंने फिनिश हटा रहा हूँ। आज का क्लास खत्म हो गया S2 में। चलो आज के लिए इतना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। कैसा लगा मेरा क्लास काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट दे देना। यूट्यूब में थोड़ा सा कोशिश करो हमारे अकाउंटिंग क्लास को मतलब स्टूडेंट के पास पहुंचाने के लिए।